इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास में सीखा था कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने सीखा था। आज सीखते हैं बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे, उसी के जस्ट आगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3। चैप्टर का नाम क्या है सबको पता है ना, धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा एक नया टॉपिक आ गया यहाँ पे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आ जाता है बात कि सेल क्या होता है ना। सेल, आप लोग बैटरी का नाम सुने हो। सेल होता क्या है, तो सेल क्या होता है, आपको सेल जैसे हम लोग लगाते हैं किसी टार्च में। बच्चों, कोई टार्च है यहाँ पे इस प्रकार से, आप लोगों ने घर में देखा होगा, तो इसमें सेल लगाते हैं ना। ये एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और माइनस इसमें सिरा लगा रहता है, एक बटन यहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार से ये सेल जो इसके अंतर्गत है, ये वाला भाग ये सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। कि बोलते हैं ना कि टार्च में बैटरी खत्म हो गया, जाओ बैटरी लेके आओ, कोई बोलता है सेल खत्म हो गया, सेल लेके आइए। तो होता क्या है बच्चों, क्या काम किया ये सेल, ये सेल क्या काम किया, यहाँ पे जो बल्ब लगा होता है, इस बल्ब को ये एनर्जी देता है। ये कौन सी एनर्जी दे रहा है, इस सेल के अंतर्गत क्या है, कुछ ना कुछ होगा जो इसको एनर्जी देता होगा, लाइट में कन्वर्ट करता होगा। तो सेल के अंदर जो भी केमिकल भरा होगा, कुछ केमिकल तो होता है। इस केमिकल, ये जो केमिकल है इसके अंतर्गत, केमिकल समझ में आ रहा है ना, रसायन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इस रसायन को कन्वर्ट करके किस में बदल रहा है, लाइट में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, लाइट में बदल रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइट क्या है, लाइट यानी कि विद्युत ऊर्जा है ना, ये विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सेल क्या है बच्चों, सेल क्या है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख दीजिए, लिख दे रहा हूँ मैं। विद्युत सेल उस युक्ति को कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा, समझ में आ रहा है ना, रासायनिक केमिकल को किस ऊर्जा में बदल रहा है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तित करता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन बच्चों सेल में देखते हैं सेल बनता कैसे है। देखिए, एक पात्र लिए हम लोग, इसमें दो टर्मिनल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, दो टर्मिनल। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या भर देते हैं, कुछ पदार्थ भरते हैं। और ये पदार्थ कैसा होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ का नाम सुना है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये क्या होता है, जैसे कि NaCl है बच्चों, जो अपने आयंस में टूट जाए, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अगर NaCl को हम लोग इसमें डाल देते हैं तो क्या होगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। और जो इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, मान लेते हैं एक है प्लस और एक है माइनस, एक है प्लस और एक है माइनस। और हम लोग जानते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ हो, विद्युत अपघट्य पदार्थ में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के द्वारा होता है। मैंने बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको, उस वीडियो को देख लेंगे और पढ़ लेंगे उसको। विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या होता है, जो धारा का प्रवाह होता है वो आयंस के द्वारा होता है, बताए थे ना। और आयन से ही है, एक है धन आयन और एक है ऋण आयन। अब जैसे हमने इसको NaCl को इसमें डाला तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। कई सारे पार्ट टूटेंगे इसके, तो प्लस वाला भाग अट्रैक्ट होगा किधर की ओर, माइनस की ओर, और ये माइनस वाला भाग अट्रैक्ट होगा प्लस वाले टर्मिनल की ओर। अब इस टर्मिनल में अगर हम लोग यहाँ पे एक बल्ब लगा दें इस प्रकार से,
तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसको क्या मिला, आयंस दौड़ने लगे इस इलेक्ट्रोड में और इसके रास्ते में हमने एक बल्ब लगा दिया तो उसको एनर्जी मिल गई और वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, विद्युत ऊर्जा में बदल गया। तो ये होता है सेल। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक सेल की होती है। अब इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं बच्चों, समझिएगा इसको ध्यान से कि ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हम लोग इसमें मिलाए हैं, डाले हैं NaCl को, ये इस NaCl जब दौड़ेंगे तो इसमें Na बहुत सारे Na होंगे, बहुत सारे Cl होंगे। जब बहुत सारे Na और Cl होंगे जो दौड़ेंगे तो आपस में टकराएंगे। जब टकराएंगे तो धारा के मार्ग में कुछ रुकावट आएगा। जैसे हम लोग चालक तार में बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जब दौड़ता है तो इसके रास्ते में प्रोटॉन आते हैं कई सारे, तो ये टकराता है, तो इसी को बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, सिंपल प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पे सेल का प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया, सेल का प्रतिरोध। और इस सेल के प्रतिरोध दो होते हैं, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है और एक बाह्य प्रतिरोध होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल के अंदर, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला भाग जो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ हम लोगों ने मिलाया था, इसके दौड़ने में, इसके रास्ते में जो रुकावट आया इस विद्युत अपघट्य के कारण, तो इसको बोल देते हैं हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलेंगे इसको, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ में आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, सुस्पष्ट शब्दों में लिखिएगा। जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पदार्थ, सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पदार्थ उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। इसे सामान्यतः आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, स्मॉल आर से। बात समझ में आ गया। इसका मात्रक भी, जो आपका मेन प्रतिरोध का मात्रक होता था ना, इसका मात्रक भी होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम ही होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है, इसको आप ध्यान देंगे ना, जो मैं बता रहा हूँ, हमेशा सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है बच्चों। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। मैंने श्रेणी क्रम के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब सेल का सिंबल जो होता है, देखिए ऐसा होता है, आप परिपथ में देखे होंगे, ये प्लस होता है और ये माइनस। इसी के साथ यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध को लगा देते हैं श्रेणी क्रम में। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे इसको, ये सेल है, इसी को बोलते हैं सेल। बात समझ में आ गया। आंतरिक प्रतिरोध के साथ ही होता है ये। बात समझ में आ गया। ये इसका सिंबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका सेल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। तो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। पहली बात तो समझिए, जो सेल था ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये गाढ़ा है कि पतला है। पहली बात तो ये मतलब सांद्रता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब इसके अंदर भी पहुँचेंगे हम लोग। विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग बताइएगा कि ऐसा क्या होगा ना। अभी मैं इसका टॉपिक लिख देता हूँ पहले। दूसरा क्या, ये जो इलेक्ट्रोड लगाए थे, समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए Na+ है और यहाँ पे है Cl-। ये प्लस टर्मिनल है और ये, तो Cl- को यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जब ये आकर्षित करेगा, दौड़ेगा प्लस वाले की ओर, तो इधर की ओर दौड़ेगा ना, क्योंकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है और सजातीय में प्रतिकर्षण होता है। उसी प्रकार से आयन में भी होता है। अगर ये धन टर्मिनल है तो ये ऋण वाला इधर की ओर जाएगा और माइनस वाला टर्मिनल की ओर प्लस वाला दौड़ेगा, दौड़ेगा ना। तो इसको दौड़ने के लिए रास्ता कम मिलेगा। अगर ये पास पास होंगे तो दौड़ने के लिए रास्ता कम मिलेगा। दूसरा, अगर टर्मिनल का क्षेत्रफल हम ज़्यादा बढ़ा दें, इसको ज़्यादा डुबा दें, यहाँ से यहाँ तक इसको ज़्यादा डुबा दें, कम डुबाएं या ज़्यादा डुबाएं, कम डुबाएं या ज़्यादा डुबाएं, इस पर भी निर्भर करेगा। इसके बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। या इसका क्षेत्रफल जो है, ये वाला भाग, डूबा हुआ भाग, इतना ही ना डूबा है, तो यहीं पे तो संपर्क कर पाएगा ना Cl-।
और Na+ जितना डूबा हुआ भाग है इलेक्ट्रोड का इतने पर संपर्क कर पाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा ही जा पाएगा इसके पास, अगर कम डूबा है तो कम जाएगा, उस पर भी निर्भर करेगा। इसके बीच की दूरी बढ़ा देंगे जैसा कि मैं बताया, तो इसको दौड़ने के लिए ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ेगा, तो ज़्यादा आयन के साथ टकराएगा तो प्रतिरोध का मान तो बढ़ ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो दूसरा नंबर में क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। तीसरा, जैसा कि बताया अभी, विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। और एक चीज और, अब मैंने जैसे बताया कि ये वाला जो विद्युत अपघट्य इसमें है, ये गाढ़ा है कि पतला है, समझिए, गाढ़ा है कि पतला है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सनट्रेट और डाइल्यूट। बस समझ में आ रहा है ना। तो गाढ़ा है कि पतला है, ये बताओ बच्चों, जब गाढ़ा रहेगा तो ये दौड़ पाएगा क्या, आसानी से नहीं दौड़ पाएगा ना, इसके लिए पतला होना जरूरी है। तो अगर हम इसको टेम्परेचर दे दें बच्चों, टेम्परेचर दे दें तो क्या होगा, ये पतला हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक सिरा है, ऐसे समझिए, एक बर्तन है, इसमें चीनी घोल के रख दिए हैं और चीनी बहुत गाढ़ा है, तो ये गाढ़ा, अगर इसको टेम्परेचर दे देंगे तो ये गाढ़ा वाला चीनी क्या होता है, पतला हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो टेम्परेचर देने पे विद्युत अपघट्य पदार्थ डाइल्यूट होता है ना, याद रखना। मतलब डाइल्यूट क्यों होता है, क्योंकि इसके जो कण हैं ये, इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, इसको एनर्जी मिल जाती है, गतिशीलता बढ़ जाती है। तो चौथा नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, विद्युत अपघट्य का ताप। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको तो समझ में आ ही गया होगा, तो आप लिख सकते हैं ना कि विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा तो प्रतिरोध डालने वाले जो अणु हैं इसके अंतर्गत, वो क्या हो जाएंगे, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। याद रखेंगे, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है ना, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, याद कर, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूँ ना। अब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी आपको लिख सकते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने पर उनके बीच विद्युत अपघट्य के जो आयन हैं उनको गति करने के लिए लंबा समय लगता है और ज़्यादा टकराते हैं अणुओं के साथ। अतः प्रतिरोध क्या होगा, मतलब बाधा तो आ गया ना, तो बाधा उत्पन्न हुआ, यानी कि बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर। अब क्षेत्रफल पे देखिए, इसको ध्यान से समझिए। अब ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो क्षेत्रफल, ये जो डूबा हुआ है, ये कितना डूबा है, कम डूबा है कि ज़्यादा डूबा है। ज़्यादा डूबा रहेगा तो आयन आसानी से यहाँ तक पहुँच जाएंगे और उसके साथ संपर्क में आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। संपर्क में जब ज़्यादा आ जाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, क्योंकि धारा हमको ज़्यादा मिलने लगेगी। धारा का मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोध का मान घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिरोध कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, बात समझ में आ गई ना। अब विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ा देते हैं बच्चों, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर गाढ़ा है, ये गाढ़ा है तो इसको दौड़ने के लिए बहुत कठिनाई होगी और वो आसानी से दौड़ नहीं पाएगा। जब आसानी से नहीं दौड़ पाएगा तो प्रतिरोध उत्पन्न ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्लस या माइनस की ओर पहुंच ही नहीं पाएगा आसानी से। अगर हमने टेम्परेचर दे दिया इसको, ताप को दे दिया इसको, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। जैसे गतिशीलता बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान बढ़ जाएगा। यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। याद रखेंगे इतना। ये हो गया सेल से संबंधित, विद्युत सेल किसे कहते हैं और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। बात समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ और सीख लेते हैं इस वीडियो में कि हमने पढ़ा था विभवांतर, पढ़ा था ना,
एक शब्द और यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को बोलते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल ईएमएफ। दो चीज़ें यहाँ पे आप समझिए अच्छे से। जैसे हमने एक सेल लगाया, दो बिंदु लिया ए और बी, यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध लगा दिया है और यहाँ पे हमने एक सेल बना दिया, माइनस और प्लस, ये सेल है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्लस आएगा, रिपल्सन होकर इधर की ओर भगेगा, क्योंकि प्लस से ही ना धारा बहता है, धन आए बैटरी के धन सिरे से ही धारा बहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, धन के गति के विपरीत दिशा में। ये इलेक्ट्रॉन की गति हो गई और धनायन की गति की दिशा में ही धारा बहती है ना। ए और बी के बीच, जैसे मान लीजिए यहाँ से एकांक धनावेश गया है ना, एकांक धनावेश यहाँ से निकला और बिंदु ए पर पहुँचा। बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक एकांक धनावेश को ले जाने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, आपको बताया था। तो उसको बोलते थे हम लोग क्या, विभवांतर। क्या बोलते थे उसको, विभवांतर। मतलब कि विद्युत परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर बोलते हैं। या ऐसा लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे हम लोग विद्युत विभवांतर बोलते हैं। लेकिन सेल का जो सेल के लिए, ये देखो दो टर्मिनलों के लिए हम लोगों ने विभवांतर इस्तेमाल किया, लेकिन विद्युत वाहक बल जो शब्द आया ये पूरे सेल के लिए होता है बच्चों। यानी कि एकांक धनावेश यहाँ से निकला, यहाँ से पूरे परिपथ में ऐसे दौड़ा, पूरे परिपथ में दौड़ाने के लिए जो एनर्जी हमें लगती है, पूरे परिपथ में दौड़ाने के लिए जो ऊर्जा लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। देखिए ऊर्जा इसमें भी लगता है और ऊर्जा विद्युत वाहक बल में भी लगता है। जो इसका मात्रक होगा वोल्ट, ये तो पता है, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक होगा वोल्ट। ये बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन अंतर एक ही है। एक क्या अंतर है, विशेष अंतर, कि पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, पूरे परिपथ में किसी एकांक धनावेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो एनर्जी लगती है एकांक धनावेश को ले जाने के लिए, जो ऊर्जा व्यय होती है, उसको बोलते हैं हम लोग विभवांतर। तो विभवांतर से बड़ा होता है विद्युत वाहक बल। याद रखेंगे, विद्युत वाहक बल को सामान्यतः एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं या ई से डिनोट करते हैं, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ये भी W/, क्यों होगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता था, W/Q0, आवेशित तो था। तो जो इसका मात्रक, जो विमीय सूत्र इसका होगा वही विमीय सूत्र इसका होगा। बात समझ में आ गया ना। अब विमीय सूत्र, आपको बोल्ट का विमीय सूत्र मैंने निकाल के बताया था ना बच्चों, क्या होता था बोल्ट का, बताओ, निकाल लो। अगर नहीं बनता है तो मैं फिर से निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए V इक्वल W का विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य का बल गुणे विस्थापन से निकालते थे ना, mL2T-2, याद है। और Q का होता था AT, इसको याद रख लीजिए ना। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, mL2T ऊपर गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो T की पावर -3 और A की पावर -1। विमीय सूत्र याद रख लेंगे। सेम विमीय सूत्र इसका भी होता है, क्योंकि ये भी देखिए W/Q, तो सेम विमीय सूत्र इसका भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mL2T-3 A-1। ये बात समझ में आ गई है अच्छे से। तो इसका विमीय सूत्र आ गया आपको। अब देखिए कुछ है बच्चों जानकारी प्लस, इसके अलावा भी आपको जानना जरूरी है। नीट का एग्जाम देंगे या किसी और का, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। जानकारी प्लस, किसी सेल का ना विद्युत वाहक बल, उसका एक लाक्षणिक गुण होता है, उसके अंदर स्वतः होता है। यह उसके इलेक्ट्रोडों और विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने बताया, किस पर, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति समझ रहे हो ना, क्या, कि वो कॉन्सेंट्रेट है कि डायलूट है, मतलब गाढ़ा है कि डायलूट कि पतला है, इस पर निर्भर करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब उसका आकार बढ़ा देंगे तब भी निर्भर करेगा। अब विद्युत वाहक बल और विभवांतर की परिभाषा से हम लोगों ने एक समानता पाई। दूसरा, ये पहला हुआ। दूसरा, विद्युत वाहक बल व विभवांतर
कि समानता क्या है? समानता ये है कि उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। बात समझ में आ गया ना? अब किसी सेल के विद्युत वाहक बल के कारण किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो हम लोग देखा भाई विद्युत वाहक बल के कारण पूरे परिपथ में प्रवाहित होती थी धारा। भाई विद्युत बल के कारण इस पूरे सेल में प्रवाहित होती थी धारा, ठीक है। किंतु यह बल नहीं है, याद रखेंगे, किंतु विद्युत वाहक बल एक बल नहीं है। प्रचलित हम लोग जो परिपाटी है उसके कारण हम भ्रम में हो सकता है भ्रम कि ये बल होता है, लेकिन ये बल एक्चुअल में नहीं होता है। विद्युत वाहक बल का मात्र चूँकि वोल्ट होता है और वोल्ट आता है जूल प्रति कूलाम से। किससे? जूल प्रति कूलाम से। बात समझ में आ रहा है ना? जबकि बल का मात्र क्या होता है? न्यूटन। तो ये याद रखेंगे कि विद्युत वाहक बल जो है एक बल नहीं है, ये बल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? विद्युत वाहक बल क्या है? किसी भी एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है या जो ऊर्जा लगती है वही है विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर क्या होता है उसको तो बोले तो उसको देख ही लेते हैं। चलिए देख लेते हैं विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर। थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट भी है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर। आप चाहें तो इसको वीडियो को पास करके नोट भी करते चले जाएंगे। मैं इतना उसको लिखूंगा अगर तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, आप उसको रोक के लिख सकते हैं। अब देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता था? विद्युत वाहक बल होता क्या था? पूरे परिपथ में एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में जो ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जबकि ये किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ही किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ही एकांक धनावेश को ले जाने में जो विभव में अंतर होता है उसे हम लोग विभवांतर बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या होता है, इस शब्द का प्रयोग हम लोग हमेशा विद्युत स्रोत जैसे कि सेल हो गया, बैटरी हो गया, है ना, डायनेमो हो गया, जनरेटर जिसको बोलते हैं हम लोग, आदि के लिए करते हैं। जबकि इस शब्द का प्रयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए करते हैं बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए करते हैं ना, याद रखेंगे ये सारी चीज़ों को। इसी प्रकार से आप और कई सारे इसमें हैं। विद्युत परिपथ अगर हम इसका भंग कर दें, विद्युत परिपथ क्या कर दें? भंग कर दें। भंग का मतलब क्या? जैसे ये वायर है ना, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, इस वायर को यहाँ पे हम लोग ने काट दिया, ऐसे यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे स्पेस हो गया, तब भी इसका अस्तित्व रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इन दो बिंदुओं के भी विभव निकाल रहे हैं और यहीं पे हम इसको भंग कर दें, भंग मतलब इसको काट दें, तो एकांक आवेश यहाँ तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। इसका विद्युत परिपथ भंग कर देने पे भी इसका अस्तित्व होता है। और दोनों का मात्रक लिख दीजिए एक ठो, तो कई सारे इसके अंतर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? अब हम लोग आगे देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि विद्युत वाहक बल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन हमेशा पूछ दिया जाता है यहाँ से। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है।